Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Nutrify by Hira. Here is my second video. My first video was about signs and symptoms of inflammatic inflammation. Now my second video is about what factors which we have to be considered for menu planning. Here are some factors listed below, which we will discuss one by one. First of all, we will discuss about nutritional value. What we eat, हम लोग जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, ठीक है, उसका हमें न्यूट्रिशन क्या मिल रही है, उससे हमें कैलोरीज क्या मिल रही है और कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, आइदर वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहा है, हमारी बॉडी में उसकी क्या हो रही है। दूसरी बात है वो ये होनी चाहिए कि हमारे पास एक बैलेंस डाइट प्लान होना चाहिए कि आपने इरेगुलर रैंडम ईटिंग नहीं करनी, आपने एक बैलेंस एक डाइट प्लान है जिसको आपके कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो। जो तीसरा है कि वो हेल्थ कंसर्न्स के अकॉर्डिंग है कि आप किसी हेल्थ कंडीशन, कोई आपको डिजीज अगर आपको कोई डिजीज है या आपको कोई सर्जरी हुई हुई है आपकी, या आपका कोई भी मतलब इश्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो डाइट प्लान ले लीजिए। मतलब डाइट के अंदर आपने सॉफ्ट डाइट ले ली, ब्लैंड डाइट ले ली, लिक्विड डाइट ले ली, फुल लिक्विड डाइट ले लिया आपने, या क्लियर लिक्विड डाइट प्लान ले लिया। अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम पे आपने कीटो डाइट ले ली, वेज डाइट ले रहे हो, आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हो, किसी न्यूट्रिशन को कि आपके अंदर डेफिशिएंसी है या आपको कोई माल न्यूट्रिशन इशू है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग क्या की कि आपने वो डाइट ले ली। सेकंड, वी विल डिस्कस अबाउट एज। एज के अंदर हम लोग अपनी एज फैक्टर्स को 3 या 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी इन्फेंसी की एज, दूसरा जो होता है वो हमारी होती है चाइल्डहुड एज, जो चौथी होती है वो होती है हमारी एडोलेसेंट, उसके बाद आ जाती है हमारी अडल्ट, फिर उसके बाद आ जाती है हमारी जीराटिक एज। तो मेजर जो हेल्थ कंसर्न्स इशू होते हैं वो इन्फेंसी के एज के अंदर होते हैं कि आपने जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आपने उसकी जो फीड करवाई, जो आपको मिल्क कंजप्शन करवाई, या अगर आपने जो उसको वीनिंग करवाई या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई, फ्रॉम उस एज से लेकर आपने उसकी जो एडोलेसेंस की एज की न्यूट्रिशन वैल्यू किस तरह रखी, फिर उसके बाद आपने उसके एडल्ट एज की न्यूट्रिशन वैल्यू किस तरह रखी, वो सारे फैक्टर्स आ रहे हैं कि आपकी कोई आपको फूड इंटॉलरेंस या फूड एलर्जी वगैरह तो नहीं है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान, अपना मेन्यू प्लान वैसे बनाना है। जो चौथा आ जाएगा, फिफ्थ वन इज कल्चरल प्रैक्टिस। अब कुछ इलाकों में क्या होता है कि कल्चरल वैल्यूज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं बच्चे की हेल्थ के ऊपर, कि आपने क्या किया कि उसकी जो कल्चरल प्रैक्टिस थी कि वहां पे जो वहां के लोगों को ये वाली फूड नहीं पसंद, मतलब कुछ लोग वेजी कल्चर से बिलोंग करते हैं कि वहां पे मीट कंजप्शन को नहीं किया जाता। कुछ सेमी वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ लैक्टो वेजिटेरियंस होते हैं। जो लैक्टो वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी मिल्क कंजप्शन करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट कंजप्शन करते हैं, लेकिन मीट को टोटली एक्सक्लूड करते हैं। फिर इसके बाद आ जाएंगे हमारे पास रिलीजियस कंसर्न्स। रिलीजियस कंसर्न्स के अंदर जो होगा वो क्या होगा कि आप मुस्लिम्स हैं, आप किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, आपने किस किस्म की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि अगर इस्लामिक तौर पर अगर हम कहें तो इस्लाम के अंदर किस तरह किस किस चीज़ों से हम लोगों ने फूड कंज्यूम करनी है। पिग नहीं खाना, या मतलब हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ नहीं खानी जो कि हमें फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि वो कॉस्ट और प्राइस, एक जो फैक्टर है हमारी मेन्यू प्लानिंग के ऊपर इफेक्ट करेगा, उसके अंदर आएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। प्राइस हम लोग क्या है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि जो महंगी फूड होती है उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, या मतलब फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स को वो कंज्यूम करना उनके लिए मुश्किल होता है, या वो मीट अगर बात कर लें, अगर लीव मीट की बात कर लें, कुछ हेपेटाइटिस पेशेंट्स का कुछ लोगों को डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज होती है जिसके अंदर आपको मीट की कंजप्शन ज्यादा करनी होती है, या आपको कुछ कुछ में आपको मिल्क की कंजप्शन ज्यादा करनी होती है। तो आप कॉस्ट की वजह से आप उस चीज को रीच नहीं कर पा रहे होते। और अगर आपको मिल्क की बात करूं तो कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब लैक्टो इंटॉलरेंस होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला मिल्क कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि जिसके अंदर लैक्टोज इंसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग उसको भी नहीं कर पाते, मतलब इतना कॉस्ट होता है कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि आपने ऐसा मेन्यू प्लान बनाना है कि जो
कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो, वो मेन्यू प्लान उसके लिए अपीलिंग हो। तो आपने इन सारे फैक्टर्स को कि आपने जो आइटम लाना है वो बैलेंस हो, मॉडरेट हो, और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हो, वो उसके हेल्थ कंसर्न जो कि उसको अर्थराइटिस है, उसको हेपेटाइटिस है, उसको कोई भी इशू है, कोई सर्जिकल इशू है, कुछ भी इशू, आपने अपने मेन्यू प्लान को उसके अकॉर्डिंग करना होता है। उसके बाद कल्चरल प्रैक्टिस को देख करना होता है कि कौन सी चीज उसके लिए रिस्ट्रिक्टिव है, कौन रिलीजियस में कौन सी उसके लिए चीजें रिस्ट्रिक्टिव है। फिर उसके बाद आ जाएगी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, वो क्या पसंद करता है, वो उसके क्या ईटिंग का क्या लाइक्स हैं, उसके क्या डिसलाइक्स हैं। फूड अवेलेबिलिटी क्या कि उस मतलब सीजनल फ्रूट वेजिटेबल सीजनल चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है। फूड एक्सेसिबिलिटी कि वो आइदर वो रीचेबल है कि नहीं उस फूड तक जो आप इसको लिख के दे रहे हो मेन्यू प्लान के अंदर। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है कि आपका उसका सोशल जो इफेक्ट है, उसका जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, ये दोनों क्या करेंगे कि उसके ऊपर मतलब आइदर उसकी इनकम क्या है, उसका होम बेस क्या है, उसको लोग कितने सपोर्टिव है, उसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उसको कितनों को आइदर वो कमाने वाला है या कोई और कमाने वाला है। तो मतलब इस ये चीज भी इफेक्ट करती है। अफोर्डेबिलिटी कि वो अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब एक और मेन जो चीज है वो है टाइम ऑफ द डे। अब उसने जो मील लेना है, मील मेन्यू प्लानिंग आप कर रहे हो, उसके अंदर आपने कुछ डिफरेंट टाइम्स को देखना होता है। ब्रेकफास्ट को देखना होता है, ब्रंच जो कि आपका ब्रेकफास्ट, प्री ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट हो गया, फिर मिड मॉर्निंग आ गई, फिर इसके बाद लंच आ गया, टी टाइम आ गई, आपने डिनर, बेड टाइम एंड सपर आफ्टर जो डिनर के बाद का होता है और बिफोर स्लीप होता है। पोर्शन साइज को देखना आपने कि कितना एक बंदा इंडिविजुअल इनटेक कर रहा है, आपने सर्विंग साइज को ध्यान से लिखना है कि आपने उसकी जो भी इसकी हिस्ट्री है, इधर उसको कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, इधर उसको अचल्सिया है, कोई जीआईटी रिफ्लक्स डिजीज है, या उसको एसिडिक रिफ्लक्स इशू है, या मतलब उसको पेट्स हैं, सोर्स हैं उसके अंदर जीआईटी ट्रैक के अंदर, जो उसको जो कि इसकी न्यूट्रिशनल जो डाइटरी इंटरफेरेंस के साथ वो कर रही है। उसके बाद प्राइस को देखना है, आपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को देखना है, सीजन्स को देखना है, और ओकेजन्स और इवेंट्स को भी देखना है कि जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ कुछ एक खास इवेंट के ऊपर से अपने मेन्यू किस तरह प्लान करना, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे। Next, we will discuss एक फिगर है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि मतलब एक आप इस तरह से उसको एक चार्ट टाइप बना के देखेंगे, ठीक है, और इसी तरह का मिलन चीज जो अपीलिंग नजर आ रहा है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास के वही पहले मैंने डिस्क्राइब किया उसको, वहां पे बस उन्होंने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बता दिया है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होने चाहिए, सोशल कल्चर फैक्टर्स होने चाहिए, फूड हैबिट्स प्रेफरेंसेस होने चाहिए, न्यूट्रिशनल इन्फ्लुएंस होने चाहिए, एस्थेटिक के फैक्टर, एस्थेटिक के फैक्टर्स के अंदर आना चाहिए कि उसकी जो ब्यूटी है वो होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग और मैनेजमेंट डिसीजंस के वो अच्छी तरह उसको मैनेज कर पाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही था, इस इधर तक ही था। तो आई होप सो कि आप सबको इस समझ आई होगी। जो मेरा पिछला लेक्चर था वो इंग्लिश में मैंने डिलीवर किया था, तो काफ़ी लोग शायद उसको इतना वो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आज का जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया है फैक्टर्स इफेक्टिव मेन्यू प्लानिंग, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और उसको बेल आइकॉन को भी दबाना है ताकि आपको मेरी अगली हर आने वाली वीडियो मिल जाए। थैंक यू।